Okay. Okay, good afternoon, students. Good afternoon, बच्चों. ओके तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी. और हमने कल कैग स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने कल आपको कैग के बारे में बहुत ही बेसिक सा समझाया था कि कैग एक संवैधानिक निकाय है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसके लिए आर्टिकल 148 से लेकर 151 होता है. फिर मेरे ख्याल से इतना ही हमने डिस्कस किया था कैग के बारे में. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. ओके यस, जय हिंद बच्चों. और चलिए अब देखिए सीधे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हमारी वैसे भी क्लास बहुत छोटी होती है, तो इस सब में अगर मैं आपको गुड आफ्टरनून सबको विश करने रहूंगा तो टाइम लग जाएगा ना. ओके चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. चलो अब सुनो ध्यान से. टॉपिक चल रहा है आप लोगों का कैग, है ना. अब मैंने आपको कल ये बता दिया था कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कैग के बारे में क्या कहा था कि कैग सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी रहेगा. कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर. तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की नजरों में कैग हमारे संविधान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा. अच्छा आगे की अगर मैं बात करूं तो यह चीज आप याद रखिए कि चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र और राज्य के लिए एक ही कैग होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट में अलग से कैग होता है. केंद्र हो या राज्य हो, कैग एक ही होता है. मतलब यही कैग केंद्र सरकार के खाते चेक कर रहा होगा और यही कैग राज्य सरकार के खाते चेक कर रहा होगा. ठीक है, तो कैग केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन होता है. तो एक ये पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि कैग सेंटर और स्टेट के लिए कॉमन होता है. अगली चीज, कैग को लोक वित्त का, कैग को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है. इस इंग्लिश में कहेंगे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स या गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स. हो सकता है आपको ये वाला पॉइंट समझ में ना आए. लोक वित्त यानी कि पब्लिक पर्स, इसका मतलब है जनता के पैसे की बात हो रही है. तो ये जो जनता का पैसा है उसका रखवाला कौन है? कैग. सरकार कानून के मुताबिक पैसे खर्च कर रही है. सरकार मनमाने ढंग से पैसे खर्च नहीं कर रही है. इसके लिए कैग बैठा हुआ है. कैग नजर रखता है कि कहीं सरकार मनमाने ढंग से पैसे तो खर्च नहीं कर रही है. तो कहा जाता है कि कैग लोक वित्त का संरक्षक होता है. कैग इज द गार्जियन या गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स. ओके ओके. एक दो बच्चे पूछ रहे हैं सर प्लीज बताइए नोट्स कैसे बनाएं. मैं इस क्लास में कितनी बार बताऊं कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं. मतलब मैं अब खुद कंफ्यूज हो चुका हूं कि मैंने आपको जो बताया था वो आपको समझ में आया कि नहीं आया. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अंत तक ये क्लास जब तक अंत तक पहुंचेगी ना तब तक बच्चे यही पूछ रहे होंगे बेसिक सी चीज कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं हमें. यार इतने बड़े हो गए हो, तुम अपने आप पता लगा सकते नोट्स कैसे बनाने हैं. ओके तो ये दो पॉइंट समझ में आ गए तुम लोगों को. अच्छा एक चीज और, अगला जो पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, अगला पॉइंट ये है कि कैग को हेड माना जाता है, प्रमुख माना जाता है किस चीज का? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. तो इसे हम हिंदी में कहेंगे भारतीय लेखा परीक्षण और विभाग का मुखिया होता है.
तो ये चीज याद रखना। एक बच्चों डिपार्टमेंट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग, है ना। तो इस चीज का हेड कौन होगा? कैग होगा। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस डिपार्टमेंट का प्रमुख कौन होता है, इस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, तो भारतीय लेखा परीक्षण और विभाग का मुखिया होता है आपका कैग। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि कैग सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन होता है। कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, लोक वित्त का संरक्षक कहते हैं, जनता के पैसों का रखवाला। उसके बाद कैग भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का मुखिया होता है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कैग के बारे में, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और अब हम देखेंगे कि आखिर कैग को अपॉइंट कौन करता है। अब हम एक बार जरा कैग के बारे में बेसिक सी चीज समझ लें। तो सुनो, सबसे पहली चीज आइए देखते हैं कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो जब बात आती है कैग को अपॉइंट करने की, तो कैग को अपॉइंट करने की पावर भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो इंडिया का प्रेसिडेंट कैग की नियुक्ति करता है। और ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैग को अपॉइंट कौन करता है, तो कैग को अपॉइंट भारत का राष्ट्रपति करता है। फिर अब बात करूं शपथ की, तो कैग को शपथ कौन दिलाता है, तो अगेन इसका आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति कैग को शपथ दिलाता है। तो कैग को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, कैग को शपथ भी भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हो गया, शपथ हो गया। अच्छा अब बात करते हैं योग्यता की। योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस। अच्छा इस चीज को आप याद रखिए कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा कि कैग की क्या क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए। तो ना तो इलेक्शन कमीशन के लिए संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे ही कैग की अगर मैं बात करूं तो कैग के लिए कहीं पर लिखा नहीं है कि कैग के पास ये क्वालिफिकेशन, ये योग्यता होनी चाहिए। तो अब यहां पर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या फिर मैं भी कैग बन सकता हूं? देखिए ये हंसी मजाक नहीं चल रहा है, हम भी कैग बन जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह उठाकर कोई भी बन जाएगा कैग। यूजुअली जो कैग बनते हैं वो बहुत ही बड़े आईएएस ऑफिसर या कोई आईआरएस ऑफिसर, मतलब कोई बहुत ही बड़ा अधिकारी कैग के लिए नियुक्त किया जाता है। तो भले ही क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठाकर बन जाएगा। एक बहुत ही सीनियर या बहुत ही अच्छे ऑफिसर बनाए जाते हैं। ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स को कैग बनाया जाता है, मतलब कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर को। देखो अंश पंडित आप कह रहे हैं सर इसमें कोई एडवाइस नहीं देता प्रेसिडेंट को। एक बात आप हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट ये जितने भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट होते हैं, अब चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात कर लूं, तो चाहे वो इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं या यूपीएससी की बात करूं या अटॉर्नी जनरल की बात करूं या कैग की बात करूं, ये जितने भी बड़े लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं ना, ये सारे बड़े लेवल के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है अपॉइंटमेंट कमिटी की सिफारिश पर। मैंने आपको कल भी बताया था, एक कमिटी होती है, मतलब हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की एक कमिटी होती है जिसका नाम है अपॉइंटमेंट कमिटी, नियुक्ति समिति। तो जितने भी बड़े लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं ना, उन सब के नाम की सिफारिश अपॉइंटमेंट कमिटी, नियुक्ति समिति करती है। तो प्रेसिडेंट कैग को अपॉइंट करेगा, लेकिन कौन बताएगा कि भाई इसे आप बनाओ कैग? तो वो जो अपॉइंटमेंट कमिटी नहीं होती है केंद्र की, वो करती है ना। देखो आप कह रहे हैं सचिन दे आर फ्रॉम आईए एंड आईएएस सर्विस। देखो रेयर केस होता है कभी कभार कि वहां से ही बन जाए, लेकिन ज्यादातर मैंने आईएएस ऑफिसर्स को ही बनते हुए देखा है कैग, ठीक है ना। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आईएएस से भी बनाया जा सकता है। तो समझ में आ गया, इनकी क्वालिफिकेशन संविधान में एज सच निर्धारित नहीं है यहां पर, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हो गया, शपथ हो गई, योग्यता हो गई। अब क्या बचता है? अब बचा इनका कार्यकाल। ओके यहीं पर लिख देते हैं। तो अब देखते हैं कैग का कार्यकाल कितना होता है, कैग का टेन्योर कितना है।
तो यहां पर वही आंसर होगा जो उसके लिए था, क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए। याद है मैंने इलेक्शन कमीशन में आपको टेन्योर कार्यकाल क्या बताया था? इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल था 6 साल या 65 की उम्र, जो पहले आ जाए। वही सेम चीज आपको यहां पर लिखनी है। तो कैग का टेन्योर कितना होता है? 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। 6 साल या 65 साल की उम्र जो निकट हो। और हां, इस चीज को याद रखना कि अगर आप एक बार कैग बन गए तो आप दोबारा कभी कैग नहीं बन सकते हैं। मतलब आपको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता कैग के लिए, आप सिर्फ एक ही बार कैग बनते हैं। देखो, जो पूछ रहे हैं कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कैग का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि मैंने कल भी बता दिया था, है ना। अरे सुनो, अभी HKY कैग क्या होता है, रुक जाओ, मैं अभी कैग की पावर्स भी बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कैग क्या करता है। तो पहले कार्यकाल समझ में आ गया। कार्यकाल कितना है? 6 साल या 65 साल की उम्र जो निकट हो। अमन, कल क्लास हुई थी, कल भली लेट लिंक मिला होगा, लेकिन कल क्लास हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया टेन्योर। अब बात करते हैं त्यागपत्र की। तो कैग अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? तो कैग अपना त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। तो कैग अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। और अच्छा, ये याद रखना, कैग की जो सैलरी होती है, मतलब कैग का जो वेतन है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, 2.5 लाख रुपए। कैग की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के, मतलब कैग की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, 2.5 लाख रुपए, ओके। और ये सैलरी कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से, ओके। अरे क्षितिज, कल क्लास हुई थी, कल लिंक लेट बना था उसका, लेकिन कल क्लास हुई थी और कुछ बच्चे आए थे, लेकिन कम बच्चे आए थे, लेकिन आए जरूर थे। तो सुनो, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। कैग रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा, कैग की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छा, अब बात करते हैं कैग की रिमूवल की, कि कैग को हटाया कैसे जाता है। तो याद रखना, कैग को हटाने का तरीका वही होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है। याद है कल जब मैं आपको इलेक्शन कमीशन पढ़ा रहा था, तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको हटाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के जैसा होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को हम कैसे हटाते हैं, ये हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। यहां पर बस आपको इतना समझना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के जैसा होता है। और सिमिलरली जब कैग को हटाने की बात आती है, तो कैग को भी उसी तरीके से हटाया जाएगा। तो कैग को हटाने का तरीका क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के जैसा। तो रिमूवल क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, ओके। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि कैग को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है। तो ये तो रिमूवल हो गया। अच्छा, अगली चीज, कैग अपनी जो रिपोर्ट है, अब अगला पॉइंट ये है कि आखिर कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो सुनो, अब बात करते हैं कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है। तो यह चीज याद रखिए कि कैग केंद्र के लिए भी है और राज्य के लिए भी है। कैग सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन होता है ना। तो कैग अपनी रिपोर्ट दोनों को पेश करेगा। कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भी पेश करेगा और कैग अपनी रिपोर्ट गवर्नर को भी पेश करता है, ठीक है, क्योंकि कैग दोनों के लिए, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी है। तो कैग की रिपोर्ट का क्या होता है? कैग की रिपोर्ट
देखो जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, देखो एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, इसे मैं इस क्लास में नहीं पढ़ा सकता हूं, इस चीज को समझिए। तो कैग अपनी रिपोर्ट दोनों को देता है, कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भी देगा और कैग अपनी रिपोर्ट गवर्नर को भी देगा। अब समझ में आया कि कैग अपनी रिपोर्ट दोनों को क्यों देता है? जब कभी भी कैग केंद्र सरकार के खातों की जांच करता है तो फिर वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा, लेकिन जब वो चीज राज्य सरकार की करेगा तो फिर वो अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देगा। और प्रेसिडेंट और गवर्नर इस रिपोर्ट का क्या करते हैं? अरे प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करेगा, संसद में प्रस्तुत करेगा, और गवर्नर इस रिपोर्ट को कहां पर पेश करेगा? गवर्नर इस रिपोर्ट को पेश करेगा राज्य विधानमंडल में। स्टेट लेजिस्लेचर में। तो ये चीज आप लोग याद रखिए कि कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है। गवर्नर, कैग अपनी रिपोर्ट गवर्नर को भी देगा और गवर्नर अपनी रिपोर्ट इस मतलब गवर्नर इस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है देखिए, इस रिपोर्ट में क्या होगा? अरे यार जब कभी भी कैग सरकार के खातों की जांच करता है तो उस पर एक रिपोर्ट बनाएगा, तो वो जो रिपोर्ट बनाएगा वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को ही तो देगा ना। कैग ने जो काम किया होगा वही तो वो रिपोर्ट में लिखेगा, जो उसको पता पड़ा है वो चीज को कैग रिपोर्ट में लिखेगा और फिर प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रख देगा जाकर। तो यार जो मैं काम करूंगा मैं उसी चीज को तो रिपोर्ट में लिखूंगा, है ना। तो चलिए ये वाला पॉइंट समझ में आया, कौन अपनी रिपोर्ट कहां पर पेश करता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चल रहा हूं। ओके, अब एक बार हम ये देखते हैं कि कैग का मेन काम क्या होता है। तो ये जो केंद्र सरकार के अकाउंट्स होते हैं, केंद्र सरकार के जो खाते होते हैं, राज्य सरकार के जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, इन सब की लेखा परीक्षा करना, इन सबको ऑडिट करना। तो कैग का जो सबसे मेन काम क्या होता है? कैग का सबसे मेन काम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों की जांच करना, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट करना। तो आप में से कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताओ कैग का काम क्या होता है, कैग का वर्क क्या होता है। अरे यही तो कैग का सबसे बड़ा वर्क है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों की जांच करना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना। देखो गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है, गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है कानून के अनुसार। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने सरकार को टैक्स दिया, अब सरकार मन मर्जी उस पैसे को खर्च करने में लगी हुई है। गवर्नमेंट को कानून के अनुसार एक सिस्टमैटिक वे में पैसा खर्च करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कानून के अनुसार पैसे खर्च कर रही है, ये सब कौन देखेगा? गवर्नमेंट तो हर बार कहेगी कि भाई हम हमेशा इसी के अनुसार पैसा खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो हमेशा आपसे यही बोलेगी कि हमने तो कानून के अनुसार पैसा खर्च किया है, लेकिन गवर्नमेंट पर नजर रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो गवर्नमेंट पर नजर कौन कर रखेगा? यह काम होता है कैग का, ठीक है। तो कैग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, उनके खातों की जांच करता है। अच्छा इतना ही नहीं, अरे कल क्लास हुई थी, मैं कितनी बार आप लोगों से बोलूं कि कल क्लास हुई थी? 36 बार बोलने के बाद भी आप एक ही चीज पूछते हो, क्या कल क्लास हुई थी? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा होता कि बच्चे कर क्या रहे होते हैं। रिपोर्ट एनुअली सबमिट की जाती है, वार्षिक सबमिट की जाती है। हाँ, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कैग केंद्र और राज्य सरकार के खातों की जांच करता है। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब सुनो,
बच्चों एक होता है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, देखो एक होती है भारत की संचित निधि, आप लोग जो गवर्नमेंट को पैसा देते हो, मतलब आप लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, वो टैक्स जाता कहां पर है। जब मैं कई बार इस चीज को लिखता हूं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, है ना, तो जब मैं ये लिखता हूं कि ये भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो बच्चे मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर आखिर ये क्या है और इसमें पैसा कहां से आता है। आप लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, वो टैक्स कहां पर जाएगा, वो टैक्स सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास कहां पर जाएगा, तो आप लोगों के द्वारा जो दिया गया टैक्स होता है, मतलब जनता जो सरकार से पैसा इकट्ठा कर रही है, वो पैसा कहां पर जा रहा है, समझ में आ गया। तो भारत की संचित निधि से किया गया जो भी खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसकी जांच कैग करता है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे बच्चों भारत की संचित निधि होती है, ऐसे ही हर स्टेट की भी संचित निधि होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी तो पैसा आपसे इकट्ठा करती है टैक्स के रूप में, तो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा भी कहीं पर जाएगा। तो भारत सरकार जो पैसा इकट्ठा करती है वो यहां पर जाता है, राज्य सरकार जो पैसा इकट्ठा करती है वो यहां पर जाता है। अब जब सरकारें यहां से कुछ खर्चा करती है, तो उस खर्चे की जांच कौन करेगा, ये काम कैग करता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हिंदी में व्यय कहते हैं, और यहां से भी किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर, इसकी लेखा परीक्षा कौन करता है, इसको ऑडिट करता है, इसका लेखा परीक्षा कौन करता है, ये करता है कैग करता है, ठीक है ना। एक मिनट, ये कैग करता है। तो कैग क्या कर रहा है, भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि से किया गया जो खर्चा होता है, व्यय होता है, उसका ऑडिट करना, उसकी लेखा परीक्षा करना, ठीक है। यश भारद्वाज, भाइयों सर किसकी तरह लगते हैं। तो मुझे वैसे बताऊं, तुम्हारे कमेंट तो मुझे पहले ही समझ में आ गए थे, और अब दूसरा उस पर आंसर भी कर रहा है यश कटप्पा की तरह। तो एक तो हो गया राहुल धुंधरा और दूसरा हो गया यश भारद्वाज। चलिए आपके लिए बधाई हो कि आपको ब्लॉक किया जाता है। तुम अब इस पर चर्चा करना, तुम चर्चा करो इस पर, सर ऐसे दिखते वैसे दिखते हैं, क्योंकि तुम एक्चुअल में इसी लायक हो ना। मतलब पहले तो मैं ब्लॉक कराऊं, मैं क्या ना इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करता हूं, तो मैं पहले ढंग से ब्लॉक कराता हूं मैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको ब्लॉक करा दिया है, एक बार और आपका मैं कमेंट दिखा
तो आपका नाम हम ऊपर भेज देंगे, फिर अब तुम कॉल करके अपने आप को खुलवाना, और वो मैं खुलवाने नहीं दूंगा, ठीक है ना। क्या होता है ना, मुझे हंसी इस बात की आती है कि ज्यादा उम्र निकली नहीं है तुम लोगों की, लेकिन तुम्हें टाइम पास बहुत अच्छा करना है ना। करो करो, हम भी देखते हैं तुम कितना कर पाते हो। तो आई होप ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आ चुका है कि यहां से किया गया कोई भी खर्चा, उसका ऑडिट, उसकी लेखा परीक्षा कौन करता है, ये काम कैग करता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया अपना, आई होप आपने लिख लिया होगा अब तक। अब ऐसे ही बच्चों एक और होता है जिसे हम कहते हैं कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक है, तो भारत की आकस्मिकता निधि, आई होप आकस्मिकता मतलब शायद से आकस्मिकता निधि की स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, बट मैंने लिखा हुआ है कंटिंजेंसी को हिंदी में कहते हैं आकस्मिकता। ओके, तो ऐसे ही स्टेट की भी होती है कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट, इसे हिंदी में कहेंगे राज्य की आकस्मिकता निधि। मुझे पता नहीं कि ना क्या नाम होता है, आकस्मिकता कैसे लिखते हैं, बट बिलीव मी तुम समझ चुके होगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। सो इट वाज आकस्मिकता निधि। तो याद रखिए, एक्चुअल में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये फंड क्या है। आपको बता दूं, गवर्नमेंट मतलब जो पैसा निकालती है वो पैसा एक फिक्स अमाउंट होता है, और वो पैसा वो बजट के रूप में निकाल लेती है। गवर्नमेंट को एक साल में कितना पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट उस पैसे को बजट के लिए बजट के रूप में निकाल लेगी। गवर्नमेंट बजट में अपना अनुमान बता देगी कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो वो ले लेती है। अब कभी कभार कुछ खर्चे ऐसे हो जाते हैं जिसका एस्टिमेशन अनुमान सरकार ने नहीं लगाया था, है ना। तो अगर किसी खर्चे का अनुमान सरकार ने नहीं लगाया था और मान के चलो वो खर्चा आ जाए, तो फिर सरकार के पास कहीं से पैसा तो होना चाहिए। तो वो पैसा कहां से आता है, यहां से आता है। तो अब इसकी यहां से किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर, यहां से किया गया कोई भी व्यय, इसका ऑडिट भी कौन करता है, इसका ऑडिट भी कैग करता है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये वाला भी पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया है कि यहां से किया गया खर्चा, इसका ऑडिट भी कैग करता है। तो ये भी तुम लिख लेना, मतलब देख सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाऊं मैं। अब ऐसे ही होता है बच्चों पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक लेखा, और ऐसे ही होता है बच्चों पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, राज्य का लोक लेखा, तो याद रखिए यहां से भी किया गया सारा खर्चा, उसका भी ऑडिट कौन करेगा, उसका भी ऑडिट कैग करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर शॉर्ट बच्चों बात यह है, जैसे बच्चों ये जितनी भी पीएससी होती हैं, जैसे एलआईसी हो गई, मतलब सॉरी नॉट एलआईसी, ओएनजीसी हो गई, गेल, सेल, ये जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, इन सब का ऑडिट कैग ही कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं कंपनियां जिनका ऑडिट कैग नहीं करता, कहने को वो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट है। तो सुनो, ऑडिट क्या होता है आनंद, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा, मतलब जांच करना, एक तरीके से पूरा अकाउंट चेक करना वहां पर। तो देखो अब मैं कुछ उनके नाम लिख रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन के। तुमने एलआईसी का नाम सुना होगा, तुमने आरबीआई का भी नाम सुना होगा, एसबीआई का भी नाम सुना होगा,
और एफसीआई। अब एफसीआई क्या है? एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिए। अब बच्चों कहने को ये भी है ना, गवर्नमेंट की है, आरबीआई भी गवर्नमेंट का है, एसबीआई भी गवर्नमेंट का, एफसीआई भी, एलआईसी भी, कहने को ये सारी गवर्नमेंट की है, लेकिन इन सब की जांच कैग नहीं करता। यूजली ये जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं इनकी जांच कैग ही करता है, लेकिन ये जो चार मैंने लिखे हुए ना, इनकी जांच कैग नहीं करता है, इनकी जांच खुद के प्राइवेट प्रोफेशनल्स करते हैं। तो कैग इन सब की लेखा परीक्षा ऑडिट नहीं करता है, इस चीज को याद रखना। ओके, 1 2 3 4। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है? देखो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एक्चुअल में एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जनता का पैसा होता है कुछ टाइम के लिए, सरकार उसे अपने पास रखी होती है, लेकिन बाद में जाकर सरकार को वो पैसा देना होता है जनता को। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जनता के मतलब जनता के पैसों से बनने वाला अकाउंट है, जो कि गवर्नमेंट केवल कुछ टाइम के लिए अपने पास रखती है और उसके बाद उसे दोबारा वो पैसा जनता को लौटाना होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इन सब का ऑडिट, इन सब की जांच कैग नहीं करता है, इस चीज को याद रखिए आप लोग। यहां तक हो गया? विशाल, अभी अभी मैंने रिप्लाई किया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है? ओके, सोनी चौधरी, कैग ऑफिस। बेटा कैग का ऑफिस यही है दिल्ली में। कैग का ऑफिस, ये जो बीजेपी का हेड ऑफिस है उसके ठीक सामने पड़ता है कैग का ऑफिस। बेटा एलआईसी का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। रंजन, एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, अरे इनका तुम्हें फुल फॉर्म पता होगा ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यार इतना तो पता होना चाहिए ना। ओके, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो बच्चों ये कैग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताना चाह रहा था। तो बाकी की कैग के लिए आपका ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इतना ठीक है कैग के लिए। तो चलिए बच्चों कैग चैप्टर ओवर करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखो प्रभुराज, कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी में फर्क समझा दीजिए। देखो, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, यहां पर जनता के द्वारा दिया गया पैसा इकट्ठा होता है और सरकार उस पैसे को खर्च करती है ना, पूरे साल भर। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसा एक्चुअल में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आता है, करीबन 500 करोड़ रुपए उसमें होता है और ये तब खर्च किया जाता है इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, मतलब कोई विपदा के केस में यहां से पैसा खर्च किया जाता है। सर अर्जेंसी क्या होती है? देखो अर्जेंसी ऐसा होता है ना, देखो ऐसा कोई खर्चा जिसको मतलब गवर्नमेंट ने कभी अनुमान नहीं लगाया था, गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था कि ये भी खर्चा आ सकता है, वो अगर कभी आ जाए तो उस केस में अर्जेंसी है, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का। सुमन, एलआईसी क्या है? अरे बता तो दिया अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अरे भैया कैग अपने आप में एक व्यक्ति होता है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग हैं, तो कैग अपने आप में एक व्यक्ति होता है। ठीक है, तो भारत का कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के कैग, लेकिन इनके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यहां पर कई सारे लोग होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं इसके अंडर। ठीक है, लेकिन कैग अपने आप में एक व्यक्ति है, कैग एक ऑफिस है। चलिए ये हो गया आप लोग का। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
हिंदी में से कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। और स्टेट पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो बच्चों अब हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे कैग, सॉरी नॉट कैग, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। तो अब मैं इन दोनों चैप्टर को साथ में पढ़ा रहा हूं, और अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो इन दोनों का जिक्र एक ही पार्ट में किया गया है, पार्ट 14 भाग 14। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद है 315 से लेकर 323। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिए कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों सेम पार्ट में आते हैं 14, और आर्टिकल भी दोनों के सेम चलते हैं 315 से लेकर 323। यानी कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों दिख जाएंगे। समझ में आ गया? देखो जो पूछ रहा है पॉलिटिकली बेस्ट बुक कौन सी है, तो वैसे पॉलिटिकली जो मैं बच्चों को बेस्ट बुक बताता हूं वो एम लक्ष्मीकांत होती है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत एक्चुअल में यूपीएससी वाले मतलब आईएएस वाले बच्चे, सिविल सर्विस वाले बच्चों के लिए लिखी गई है, तो वो तुम्हारे लिए किताब बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिसको कम पढ़ना है वो उससे पढ़ सकता है, लूसेंट से भी पढ़ सकता है, टाटा मैकग्रो हिल की भी किताब आती है कंबाइंड, या एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ सकता है। ओके बेटा, आदि स्टेट पीएससी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, स्टेट सिविल सर्विस ये स्टेट पीएससी कंडक्ट कराती है, और जो आपका वैसा सिविल सर्विस होता है आईएएस वाला वो कंडक्ट कराती है आपकी, क्या बोलते हैं उसे, यूपीएससी। 1 2 3 4 पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है सर? तो जब मैं पहले बता रहा था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की परिभाषा, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? कुछ बच्चे तो सो ही रहते हैं। राखी सर बीपीएससी क्या होता है? बेटा बीपीएससी एक प्रकार का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। हर स्टेट का एक सर्विस कमीशन होता है, जैसे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक तो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किसी स्टेट के लिए नहीं काम कर रहा होता, ये पूरी कंट्री के लिए काम कर रहा होता है। तो ऐसे ही हर स्टेट के लिए भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आप बिहार से हैं तो वहां पर होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा से हैं तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान से तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये हर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। चलिए, तो ये वाला तो मैं पॉइंट समझ में आया यूपीएससी और स्टेट पीएससी का। नहीं नहीं, मिस्टर अभिषेक मैं ऐसे ब्लॉक नहीं करता। थोड़ी सी शेविंग है। ओके ओके, देखो सर एसएससी क्या है? अरे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। ओके, अब सुनो, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, अब अपन बच्चों ने यूपीएससी और स्टेट पीएससी को डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक तरफ मैं यूपीएससी के बारे में लिखूंगा और एक तरफ मैं स्टेट पीएससी के बारे में लिखूंगा। तो देखो, सबसे पहले यूपीएससी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूपीएससी में पढ़ेंगे कंपोजिशन, संरचना। तो सबसे पहले हम दोनों पीएससी का कंपोजिशन संरचना देखेंगे। तो अब सुनो ध्यान से। आइए सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि यूपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो जब मैं बात करता हूं यूपीएससी में मेंबर्स की, तो इस चीज को याद रखिए,
तो जब मैं बात करता हूं यूपीएससी की, तो यूपीएससी में कितने लोग होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूपीएससी में एक होगा चेयरमैन, अध्यक्ष, और बाकी के होंगे सदस्य। तो अब जरा तुम ध्यान से सुनना। देखो, मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको कहा कि यूपीएससी का कंपोजिशन क्या है, मतलब यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूपीएससी में एक तो चेयरमैन होता है और बाकी के मेंबर्स होते हैं। अब आपने मेरे लिखने का तरीका देखा, मैंने कहा एक चेयरमैन होता है और बाकी के मेंबर्स होते हैं। इसका यह मतलब है कि भारत के अंदर जो भारत का संविधान है वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए, यानी कि यूपीएससी में सदस्यों की संख्या क्या होगी इसका कोई जिक्र नहीं है। यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन नहीं करता कि यूपीएससी में कितने मेंबर होने चाहिए। यूपीएससी सिर्फ इतना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि यूपीएससी में एक चेयरमैन होगा और बाकी के मेंबर्स होंगे। अब ऐसे ही मैं बात करूं स्टेट पीएससी की, तो संविधान कहता है कि स्टेट पीएससी में एक चेयरमैन होगा और बाकी के सदस्य होंगे। अब कितने सदस्य होंगे इस चीज का जिक्र कहीं पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये पहला वाला तो मैं पॉइंट समझ में आया। बताओ इस पॉइंट को मैं क्यों लिख रहा हूं? इस पॉइंट को मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, जो कह रहा है कि 10 होते हैं सर जी, पहले श्यामू तुम एक चीज को याद रखा करो, मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर होंगे ये डिटरमाइंड नहीं है। सिमिलरली स्टेट पीएससी के अंदर कितने मेंबर होंगे ये डिटरमाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि यूपीएससी के अंदर एक चेयरमैन होगा और बाकी के मेंबर होंगे, स्टेट पीएससी के अंदर एक चेयरमैन होगा और बाकी के मेंबर होंगे। अगर आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करोगे कि यूपीएससी में कितने मेंबर हैं तो वो तो बताएगा ही, या किताब में भी लिखा होगा कि यूपीएससी में यूजुअली 10 से 11 मेंबर होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर नहीं लिखा कि यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए। समझ में आया? अच्छा, ये पहला पॉइंट था कि इनकी जो कंपोजिशन है वो डिटरमाइंड नहीं है। अच्छा, अगली चीज, मैंने आपसे कहा कि यूपीएससी में एक चेयरमैन और बाकी के सदस्य हैं, तो बाकी के कितने सदस्य होंगे संविधान में तो नहीं लिखा, लेकिन इस संख्या को डिसाइड कौन करता है? तो यह संख्या डिसाइड करता है इंडिया का प्रेसिडेंट, वो भी समय समय पर। तो भारत का राष्ट्रपति समय समय पर डिसाइड करता है कि यूपीएससी में कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला तो मैं पॉइंट समझ में आ गया कि यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर होंगे ये इंडिया का प्रेसिडेंट समय समय पर डिसाइड करता है। तो सिमिलरली स्टेट पीएससी के अंदर कितने मेंबर होंगे ये डिसाइड कौन करता है? समय समय पर गवर्नर यानी कि राज्यपाल डिसाइड करता है। तो हाँ, चलिए तो देखो ध्यान से। तो पहले ये बताओ कि तब तुम्हें ये समझ में आ चुका है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं अभी तक बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर होंगे इस बात का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी के मेंबर्स की स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं करता। संविधान यूपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं करता। यह संख्या डिसाइड की जाती है समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा। और सिमिलरली स्टेट पीएससी में कौन डिसाइड करेगा? स्टेट पीएससी में डिसाइड करेगा गवर्नर, राज्यपाल। यहां तक आपको समझ में आया? देखो, करंट में कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हम यहां पर अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट की कंडीशन कभी भी चेंज हो सकती है। चलो, आई होप पहला वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आ चुका है। ये कंपोजिशन का था। तो यूपीएससी में स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती है, ये स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट और गवर्नर समय समय पर डिटरमाइन करते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अच्छा पहले तुम एक बार रिप्लाई कर दो, नहीं तो मैं डाउट में रहूंगा। पहले तुम एक बार हमें ये बता दो कि क्या तुम्हें समझ में आ गया अभी जो मैंने आपको समझाया कंपोजिशन को लेकर, वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। बेटा मैक्सिमम 10-11 ही होते हैं। कृष्णा मिश्रा सर प्लीज बताओ। बेटा एक तो तुम्हारा मैसेज था 5-6 लाइन का, कहां से बताऊंगा? देखो वैसे तो मैं जितना पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन बेटा ये क्या है ना, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है। यूपीएससी में है ना कभी कभार वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि यूपीएससी वाले थोड़ा मतलब है ना और भी किताब से पढ़ लिया करें, है ना। मतलब आप टाटा मैकग्रो-हिल की किताब ले सकते हैं, ठीक है। ओके आप में से लगभग सब बच्चों को समझ में आ गया है। 1-2 बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो, है ना। देखो बस एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। यूपीएससी के अंदर कितने लोग होंगे इस बात का जिक्र संविधान में नहीं है। संविधान बस इतना कहता है यूपीएससी में एक चेयरमैन होगा और बाकी के मेंबर होंगे। ये बाकी के मेंबर कितने होंगे ये समय समय पर इंडिया का प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो सेम कंसेप्ट यहां पर लगा दो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी के सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं करता है, ऐसे यहां पर भी वो सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं करता है। यहां पर भी क्या है, एक चेयरमैन और बाकी के मेंबर, और बाकी के मेंबर कितने होंगे ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करता है समय समय पर, ठीक है। ओके अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट को लेकर। तो बच्चों अब देखते हैं यूपीएससी के सदस्यों का अपॉइंटमेंट, आखिर इनको अपॉइंट कौन करता है। तो देखो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना यूपीएससी में एक होता है चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, और बाकी के होते हैं सदस्य। इन सब को अपॉइंट इंडिया का प्रेसिडेंट करता है। तो भारत का राष्ट्रपति यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है। ओके तो अब बात करते हैं यहां पर स्टेट पीएससी में भी सेम केस है, एक चेयरमैन होता है और बाकी के सदस्य होते हैं। तो इनको अपॉइंट कौन करता है, राज्यपाल करता है, यानी कि गवर्नर करता है। तो यह बात समझ में आई कि यूपीएससी में जितने भी लोग हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, और स्टेट पीएससी में भी जितने लोग हैं उन सबको अपॉइंट गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। देखो जो कह रहा है एम लक्ष्मीकांत बुक रीड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देखो एम लक्ष्मीकांत को जब तुम खोलोगे, एम लक्ष्मीकांत का जो मतलब कवर है ना, उस कवर पर लिखा होगा फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तुम लोगों का एग्जाम कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं है। सबसे ज्यादा डीप पूरी इंडिया में जो पूछा जाता है वो सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सिविल सर्विस वाली वो किताब है एम लक्ष्मीकांत, तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होगा आपको मन कर रहा होगा कि मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, लेकिन आप एक चीज समझिए कि एम लक्ष्मीकांत आपके एग्जाम के लिए नहीं बनाई गई किताब है, वो सिविल सर्विस वालों के लिए बताई गई है। जब हम आईएएस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं आईएएस वाले बच्चों को पढ़ाते वक्त कहता हूं कि तुम्हें सिविल सर्विस पढ़नी, मतलब तुम्हें ना एम लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, ठीक है। ओके ऋषभ कपूर, मैंने आपका मैसेज देखा। तो चलिए सुनो बच्चों, मैं इससे ज़्यादा और कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो अब मेरी क्लास बाद में होगी। आज के लिए क्लास ओवर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, सो बाय एवरीवन, और बाद में मिलते हैं।